नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग उत्सर्जन तंत्र का दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के पार्ट में मैंने आपको नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों के आधार पर मैंने जीवों का वर्गीकरण बताया था। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं एमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरेकोटेलिज्म। ये तीन होते हैं आपके पास में, है ना, जो अपन लोगों ने लास्ट क्लास में बात भी किया था। यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में अपन ने दो के बारे में डिस्कस कर लिया था, एमोनोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म। यानी कि एमोनोटेलिज्म मतलब ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और यूरियोटेलिज्म मतलब ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उसको क्या कहते हैं अपन, यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूरेकोटेलिज्म किसको कहते हैं, यानी कि ऐसे जीव जो उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जीवों को यूरेकोटेलिक जीव कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, यूरेकोटेलिज्म कहलाती है। तो दो के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में जानकारी दे चुका था, एक और है इसके अंदर, मतलब दो के बारे में इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसमें ठीक है, 4 नंबर पे क्या आ जाएगा आपका, इसमें एमिनोटेलिज्म। वैसे तो इसको अपन लोग जनरली अमोनिया यानी कि एमोनोटेलिज्म में ही रखेंगे, लेकिन ये एमिनोटेलिज्म लिखा है, एमोनो नहीं है। एमोनो होता तो अमोनिया होता, एमिनोटेलिज्म है। इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि अमीनो अम्ल का, किसका, अमीनो अम्ल में किसी भी परिवर्तन के बिना उत्सर्जित करना एमिनोटेलिज्म कहलाता है। मतलब इस प्रक्रिया के अंदर क्या होगा, अमीनो अम्ल का सीधा सीधा उत्सर्जन होगा। बाकी जनरली अपन देखते हैं कि अमीनो अम्ल के अंदर डीएमिनेशन की प्रक्रिया होती है, लास्ट वीडियो में बताया था आपको, जिसकी वजह से क्या होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अमोनिया का निर्माण होता है। बात समझ रहे, मेरी इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आपके पास में क्या हो रहा है, अमीनो अम्ल डायरेक्ट क्या हो रहा है, शरीर से बाहर त्यागा जाएगा। मतलब अगर ये अमीनो एसिड है तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा और ये शरीर से क्या होगा, बाहर त्यागा जाएगा। ये कौन सा होता है आपके पास में, एमिनोटेलिज्म होता है, ठीक है ना। क्या होता है एमिनोटेलिज्म। अगर मैं उदाहरण की बात करूं इसमें कि क्या उदाहरण आ सकता है इसके अंदर एमिनोटेलिज्म के अंदर, तो कुछ मॉलस्का जो होता है बेटा, क्या होता है, ऑक्टोपस वाला फाइलम होता है, एवं कुछ इकाइनोडर्म किसका फाइलम है आपके पास में, इकाइनोडर्म है स्टार फिश का फाइलम, तारा मछली वाला। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे यानी कि जंतु जगत के बारे में, तो पूरे जंतु जगत को 11 फाइलम में विभक्त किया गया है, जिसके नाम इस प्रकार होते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्क्लेहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। हम लोग कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, 11 नंबर के अंदर, है ना, याद रखिएगा इस चीज को। तो उनमें से मोलस्का और कुछ इकाइनोडर्मेटा या इकाइनोडर्म, ठीक है, उनमें क्या होता है, एमिनोटेलिज्म की प्रॉपर्टी मिलती है। मतलब वो क्या करते हैं, डायरेक्ट अमीनो एसिड का उत्सर्जन करते हैं बिना किसी चेंज के। मेरी बात समझ गए ना, यहाँ पे यही बात मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। मॉलस्का का जनरली आपने अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो मैं आपको बहुत देसी तरीके से बता रहा हूँ कि जो ऑक्टोपस जिसमें आता है, जिस फाइलम में, वो मॉलस्का है। और इकाइनोडर्म यानी कि तारा मछली मछली नहीं होती है, बस वो आपको बता रखा है कि तारा मछली नाम दे रखा है ना। ये आपके पास में मैंने यहाँ तक आपके पास में 4 प्रकार के उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन मैंने अलग अलग रूप से पढ़ा दिया। वो 4 प्रकार के कौन कौन से थे, एक था आपके पास में कौन, अमोनिया, एक कौन सा था आपके पास में, यूरिया, एक कौन सा था आपके पास में, यूरिक अम्ल, और एक आपके पास में कौन सा था, अमीनो अम्ल। इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कुछ और भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और त्यागे भी जाते हैं, ठीक है। उनके केवल नाम आपके कोर्स के अंदर है, तो केवल नाम बता रहा हूं आप लोगों को, कोर्स में नाम भी नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान लगाइएगा। अन्य उत्सर्जित
पदार्थ, अन्य उत्सर्जी पदार्थ। अन्य उत्सर्जी पदार्थ में कौन कौन से हैं आपके पास में? एक आ जाएगा एलेंटोइन, क्या आ जाएगा? एलेंटोइन। एक आ जाएगा हिप्पुरिक अम्ल, हिप्पुरिक अम्ल। ये सब अन्य उत्सर्जी पदार्थ होते हैं बच्चों। अब इनके ऊपर पूरी अगर टिप्पणियां देने जाएं तो एक एक वीडियो एक एक उत्सर्जी पदार्थ खा जाएगा। सिर्फ नाम याद रखिएगा, इसके अतिरिक्त कोई जरूरत नहीं है। कीरेटिन, और क्या होता है? कीरेटिनिन, क्या आ जाएगा? कीरेटिनिन। तो ये आपके पास में 4 अन्य उत्सर्जी पदार्थ और बताया मैंने आपको, जो आपको ध्यान में रखना है। और ये भी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, लेकिन इनका अभी डिटेल आपके MBBS में जाकर के खुल करके आएगा बेटा, तो वहां पे आप लोग जरूर पढ़िएगा इन सब के बारे में। ऑलराइट, तो अब मैं यहाँ पे मुख्य रूप से जो 3 होते हैं, कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। ठीक है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल, इन तीनों के बारे में आपको क्या कर रहा हूं? जानकारी देता हूं। किसमें? तुलनात्मक रूप से, मतलब एक सारणी बनाते हैं, सारणी के माध्यम से इन तीनों को एक बार वापस पढ़ने का प्रयास करते हैं, ताकि आप में किसी भी तरह का क्या हो, कोई डाउट ना रहे। पीछे वाले वीडियो में 2 चला गया आपके पास में, तो एक बार वापस रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, है ना। तो अपन एक काम करते हैं। अच्छा, ये क्या आ गया भैया? सॉरी। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या कर रहे हैं? देखिए, सारणी में 3 कॉलम खींच लेते हैं, 1, 2 और क्या आ गया? 3 कॉलम अपन लगा लेते हैं यहाँ पे। हट जा भाई। देखें, पहले में अपन लिख देते हैं यहाँ पे क्रम संख्या, है ना। क्रम संख्या तो हो ही जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं एमोनोटेलिज्म। क्या लिख देते हैं बेटा? एमोनोटेलिज्म, या एमोनोटेलिक लिख देते हैं। टेलिक मतलब जीव हो गए ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ दर्ज कर देते हैं एमोनोटेलिज्म। एक आ जाएगा आपके पास में यूरियोटेलिज्म, या टेलिक भी कह सकते हो, और एक आ जाएगा यूरेकोटेलिज्म। ठीक है, ये 3 आ गया आपके पास में। पहला बिंदु आपके पास में आ रहा है एमोनोटेलिज्म के अंदर। आपको पता है कि ऐसे जीव जो क्या करते हैं? अमोनिया को उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित करते हैं। तो यहां पे आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे? ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, किस पदार्थ के रूप में? उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं। क्या कहलाते हैं? एमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एमोनोटेलिक जीव कहलाते हैं। यूरियोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म नाम से क्या पता लग रहा है? ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। तो देखो जरा, ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियोटेलिज्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिज्म कहलाते हैं। यहां पे क्या जाएगा? ऐसे जीव जो उत्सर्जी पदार्थों के रूप में, ये पहला पॉइंट इतना डिटेल में लिख रहा हूं, बाकी शॉर्ट लिख दूंगा भाई। ठीक है, उत्सर्जी पदार्थों के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन
करते हैं, यूरेकोटैलिक जीव कहलाते हैं। यहां पे टेलिज्म की वजह से टैलिक होगा बेटा, क्या होगा यहां पे, अरे ऊपर वाला और मिट गया यार, यूरियोटैलिक, ऊपर क्या था, उत्सर्जन, ठीक है, यूरियोटैलिक आ गया। ये आपके पास में पहला बिंदु आ गया। दूसरे नंबर पे बात करता हूं मैं यहां पे आपके पास में एमोनोटेलिज्म के बाद में, एमोनोटेलिज्म में अगला पॉइंट क्या आ सकता है आपके पास में, अमोनिया अत्यधिक विषैला होता है। क्या होता है, विषैला होता है। इधर क्या आ जाएगा आपके पास में, अमोनिया की तुलना में कम विषैला, ये भी बताया था आप लोगों को। देखो मैं पॉइंट्स की तुलनात्मक रूप से स्टडी कर रहा हूं, इससे फटाफट लिख रहा हूं केवल मैं ना, ध्यान लगाइएगा। यहां पे क्या आ जाएगा दूसरा पॉइंट, यूरिया की तुलना में कम गहरा, गहरा नहीं रे, तुलना में कम विषैला, राइट, ये आपका सेकंड आ गया। अब यहां पे तीसरा बिंदु क्या दर्ज करें कि जल में घुलनशील, ठीक है, यह आ जाएगा अमोनिया की तुलना में कम, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, अघुलनशील, क्या आ जाएगा, अघुलनशील। 4 नंबर बिंदु की अगर मैं बात करूं यहां पे 4 नंबर पॉइंट में, तो उत्सर्जन हेतु अत्यधिक जल आवश्यक, ठीक है। इसके लिए क्या होगा आपके पास में, जैसे कितना होता है आपको बता देता हूं, 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए 300 से 500 ml जल की आवश्यकता पड़ती है, 300 से 500 ml जल की आवश्यकता पड़ती है। ये सब मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट से सारणी में लिख रहा हूं। 2 चीजें मैं पिछले वीडियो में बता दिया था, एक चीज मैं अभी इस वीडियो में बता दिया हूं, तो ये सब मैं बता चुका हूं, इसलिए मैं फटाफट से पीछे वाले मतलब एक सारणी बना रहा हूं ताकि आपको तुलनात्मक अध्ययन करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहां पे क्या होगा आपके पास में, 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए 50 ml जल की आवश्यकता पड़ेगी, कितना, 50 ml उत्सर्जन के लिए। तो उत्सर्जन के लिए क्या हुआ, कम जल आवश्यकता है लेकिन कम जल की है। यहां पे क्या आ जाएगा, 1 ग्राम के लिए आपके पास में कितना आ जाएगा, 10 ml जल, यानी कि अत्यधिक जल आवश्यक, ठीक है, क्या आ जाएगा, अत्यधिक जल आवश्यक। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि उत्सर्जन करने के लिए कितना जल की आवश्यकता होगी। अब अंतिम चरण पे मैं आपको बता देता हूं उदाहरण क्या रहेंगे। 5 नंबर बिंदु में उदाहरण, मोनोटेलिज्म अपन ने पढ़ा था, अत्यधिक क्या हो जाएंगे आपके पास में, जलीय जीव, जलीय जीव, ठीक है। और क्या हो सकता है, प्रोटोजोआ यानी कि अमीबा, ठीक है, यानी कि हाइड्रा, यानी कि केचुआ, यानी एनिलिडा का आ जाएगा, केचुआ आएगा भाई रे, केचुआ, प्लेनेरिया, ठीक है ना, याद रखना, ये आदि लिख देते हैं हम लोग आगे, ये इसके उदाहरण के रूप में आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है ना। अब इसमें आपके पास में कौन है, यूरियोटेलिज्म में आपके पास में आएगा उपास्थिल व अस्थिल मछलियां, उपास्थिल व अस्थिल मछलियां, कुछ उभयचर
समझो क्या आ जाएगा, उभयचर भी आ जाएंगे जो पानी और अंदर रहते हैं। मनुष्य ऑफ कोर्स, स्तनधारी, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, मनुष्य। ऑलराइट, यहां पे उदाहरण अभी बताए थे अपन लोगों ने, पक्षी, सरीसृप, सरीसृप में भी मुख्य रूप से कौन, सांप व क्या जाएगा, लिजर्ड यानी कि छिपकली। और क्या जाएगा इसके अंदर, अपने अभी अपन ने बात किया ना, पक्षी आ गया, सरीसृप आ गया, और क्या क्या लिखा था यहाँ पे देख लीजिए भले, ये रहा, कौन सा था आपके पास में, ये आ गया यहाँ पे इधर की तरफ, ये रहा, कुछ क्रस्टेशियन, कीट, और आपके पास में आ जाएंगे। इसमें 2 उदाहरण और लिख सकते हो आप लोग, मुख्य रूप से क्या जाएगा, कीट, कीट ही लिख देते हैं, आदि कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि आलस आ गया अब अपने को। तो ये अपने पास में तुलनात्मक रूप से अध्ययन है मोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म और यूरेकोटेलिज्म में, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों मैंने तुलनात्मक अध्ययन करवाया आप लोगों को, ताकि आपको कभी भी परीक्षा के अंदर कोई तकलीफ ना आए, और ये 5 पॉइंट आप एकदम शामिल करके पढ़ लें। मतलब ये 2 वीडियो का सार मेरा इस 5 पॉइंट के अंदर आ गया है। जो मैंने 2 वीडियो किए है ना, यहाँ पे इससे पहले वाला और ये वाला, इसमें दोनों का सार आ गया है आपके पास में इस 5 पॉइंट में, केवल इस 5 पॉइंट के अंदर आ चुका है। ऑलराइट, तो वीडियो के इस सेक्शन तक अपन लोगों ने डिस्कस किया है कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में जो यूरिया, यूरिक अम्ल और अमोनिया को त्यागते हैं, उन जीवों की कैटेगरी को अपन लोगों ने बात किया है, और किस प्रकार त्यागते हैं ये भी मैंने बताया, कहाँ कहाँ संश्लेषण होता है ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब यहां तक तो अपन लोगों ने पढ़ लिया है। अगले सेक्शन में मैं आपके पास में डायरेक्ट मानव उत्सर्जन तंत्र नहीं शुरू करूंगा। इससे पहले जैसे मैंने अभी कहा, जंतु जगत में बहुत सारे फाइलम्स आते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी कि कौन से में किस तरीके से उत्सर्जन होता है। समझे ना मेरी बात को? तो वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो 1-2 वीडियो बाद में स्टार्ट होगा मानव उत्सर्जन तंत्र, लेकिन उससे पहले आपके पास में वही पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, प्लेटियलमंथीज, एस्क्लेलमंथी, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सब आपके पास में जो आ रहे हैं, उनमें क्या क्या उत्सर्जी अंग रह सकता है, उनके बारे में छोटे लेवल पे अपन को थोड़ी बातचीत करते हुए चलना है आगे। ऑलराइट, फिर हमारा मुख्य टारगेट तो यही होगा, कौन सा, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कोई भी बात नहीं समझ में आती तो आप रिवाइंड करके देखिए, आपके पास ऑप्शन है यार, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। हमारे टाइम पे कहाँ थी ऐसी टेक्नोलॉजी, नहीं थी, लेकिन आपके पास से बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। आप कभी भी चाहें तो मेरी आवाज़ को वापस सुन सकते हैं, वापस चला सकते हैं। एक बार नहीं समझ में आया, दूसरी बार और सुन सकते हैं, तीसरी बार और सुन सकते हैं, चौथी बार और सुन सकते हैं, जितनी मर्जी बार सुन सकते हैं आप लोग। ऑलराइट ना, तो इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।